धरती माता की, धरती माता की। आज टांगर गांव पंचायत के मुखिया आदरणीय सरपंच महोदय, उप सरपंच भैया तापेश्वर जी और टांगर गांव पंचायत के सभी पंचगण, मेरे पूजनीय माता पिता और इसमें ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे दोस्तों और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए मेरे आदरणीय बंधुओं, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? 2021 से ये आंदोलन तो चालू हुआ और इस प्लांट का जो प्रारंभिक स्थिति था वो भी विराम हो गया था बीच में। आज पुनः हम सभी यहाँ एकत्र होने की क्या जरूरत पड़ी? आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, अपने अंतरात्मा से मनन करेंगे, चिंता करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं, उसका प्रतिफल हमें कल कैसे मिलेगा। आज जितने भी पूर्व वक्ताओं ने हमारे बीच में अपना विचार रखे, सब कोई पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात कही और हमारे जीवन को सजा कर रखने की बात कही। किसी के मुख से ऐसे विचार भावना नहीं आई कि हम पर्यावरण के खिलाफ जाएं, और पर्यावरण को बचाने के लिए ही हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो इस धरती में छोटी सी वस्तु से लेकर जितना भी वातावरण दिख रहा है, ये सभी मिलकर एक पर्यावरण होता है और इसकी रक्षा करने के लिए हम सभी आज यहाँ उपस्थित हुए। और हमारे पर्यावरण के खिलाफ में क्या हो रहा है जो हमको आज इसकी सुरक्षा करने की जरूरत हो रही है? आज से करीब 4 साल पहले हमारे पास एक प्रस्ताव आया हुआ था। कहाँ से प्रस्ताव आया हुआ था, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, टीवी टावर रोड, रायगढ़, फोन नंबर 226569। और कब आया? 29/6/2021 को। किसके किसके लिए आया इसकी सूचना आप सभी सबको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र के जिलाधीश महोदय कलेक्टर के लिए आए, पर्यावरण एवं डायरेक्टर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, पर्यावरण विभाग के लिए भी सूचना गई। जी, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा था, ये केवल हमारे जसपुर जिला के लिए नहीं, लेकिन हमारे देश के सभी पर्यावरण को संरक्षित करने वाले सभी उच्च अधिकारियों के पास इसकी सूचना पहुंचाई गई थी। मैं शुरुआत से ही पढ़ूंगा। सबसे पहले डायरेक्टर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के लिए इसकी सूचना पहुंचाया गया। उसके बाद में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरण्य भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना पहुंचाई गई। उसके पश्चात सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। उसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना दिया गया। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना दी गई। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बगीचा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना दी गई। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांसाबेल जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना पहुंचाई गई।
इसके पश्चात 8वां है मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जसपुर, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए भी इसकी सूचना पहुंचाई गई। उसके पश्चात इन बड़े अधिकारियों के पश्चात हमारे 10 पंचायत के मुख्य प्रतिनिधियों के पास भी पहुंचाया गया, जो पंचायत इस प्रकार से है। सरपंच सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत टांगरगांव, हथगड़ा, बरजोर, कांसाबेल, पोंगरो, पेमला, फरसा जुड़वाइन, जमरगी, रेड़े, तराईकेला, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए इसकी सूचना पहुंचाई गई। किसकी? मेसर्स मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टांगरगांव, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट स्पंज आयरन क्षमता 4,62,000 टन प्रतिवर्ष, बिलेट क्षमता 5,20,000 टन प्रतिवर्ष, टीएमटी बार क्षमता 5,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं कैप्टिव पावर प्लांट क्षमता 70 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अनुसार मेसर्स मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टांगरगांव, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट स्पंज आयरन क्षमता 4,62,000 टन प्रतिवर्ष, बिलेट क्षमता 5,20,000 टन प्रतिवर्ष, टीएमटी बार क्षमता 5,00,000 टन प्रतिवर्ष, कैप्टिव पावर प्लांट क्षमता 70 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 4/8/2021 दिन बुधवार, समय प्रातः 12 बजे, स्थल शासकीय प्राथमिक शाला के समीप का खाली मैदान, सुखबासुपारा, टांगरगांव, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में नियत की गई है। इस संदर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच अवलोकन हेतु ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में तथा संक्षिप्त सार रिपोर्ट हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में एवं CD सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर प्रेषित किया गया। ये हमारे क्षेत्र के 10 पंचायत में इस प्रकार की सूचना CD सहित पहुंचाई गई थी और हम सभी लोगों ने इसकी जानकारी मिलते ही हम लोगों ने इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? 10 पंचायत में इसकी सूचना पहुंची, पर किसी पंचायत के द्वारा जनताओं को इसकी सूचना नहीं दी गई। कारण उनके बीच में क्या छुपा था ये तो हम नहीं जानते हैं, आप सभी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। हमारे हथगड़ा पंचायत के टेबल पे इसका पूरा प्रस्तावना और सूची रखा हुआ था। वहाँ पे मैं देखा सरपंच महोदय तो इतना मोटा पंजी कभी लेके नहीं आती, आज क्या है वो जो इतना मोटा पंजी वहाँ रखा हुआ है, क्या एजेंडा होगा जो इतना मोटा वहाँ पे रखा हुआ है। मैंने जाके उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उन्होंने मना करने की भी कोशिश किया, नहीं इसको हम लोग आज के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा आपको बताएंगे, आप बैठिए, आप शांत बैठिए ना, हम बताएंगे इसको। लेकिन मैं बैठ के फिर उठ के जाता हूँ, हमको मेरा मन में शांति नहीं होता है, तो फिर नहीं मैडम हमको इसको देखने का ही मन कर रहा है, कहा कि मैंने इस सूचना पत्र को मैंने वहाँ से मेरे हाथ में पकड़कर लाया और देखा कि ये तो स्टील प्लांट से संबंधित कागज है। तुरंत मेरे आँख खुल गया, क्योंकि मैं स्टील प्लांट में काम करता था।
और इस स्टील प्लांट का परियोजना विवरण कैसे था आप लोगों को मैं पुनः पढ़ के सुना रहा हूँ। माँ कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम टांगर गांव तहसील कांसाबेल जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित इकाइयों का नाम और क्षमता नीचे दी गई है। इकाइयों का नाम है DRI प्लांट, स्टील मेकिंग शॉप, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल, कैप्टिव पावर प्लांट। उत्पादन क्षमता इसको एक बार बता चुका हूँ। उत्पादकों का नाम आप लोगों को भी इसको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा। DRI प्लांट जिसको स्पॉन्ज आयरन कहा जाता है, जो हमारे रायगढ़ क्षेत्र में स्थापित है, और जब वो संचालित होता है तो हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित वहाँ कर रहा है स्पष्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ की जनता इस प्लांट से त्राही त्राही हो रही है। आज भी वहाँ की जनता जाग के इंसाफ मांग रही है, लेकिन वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए उन लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि पहले स्थापना होने से पहले उनके पास रोजगार की बात कही गई थी, पर उसको उनके लिए आज रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जिनके पास डिप्लोमा है, क्या क्या चीज का, फिटर, रिगर, मशीनिस्ट आदि कई कुशल कारीगर का डिप्लोमा होता है। अगर वैसे डिप्लोमा आपके पास है तो यहाँ पे अगर स्टील प्लांट लगेगी तो आपको रोजगार मिलेगा, बेशक आप सभी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे निवास करने वालों के पास कितने लोगों के पास प्लांट में काम करने लायक का डिप्लोमा है, विचार करने की बात है। एक कौन सी प्लांट की बात मैंने कहा, स्पॉन्ज आयरन की प्लांट की बात कहा, जो प्लांट हमारे पूंजीपत्रा त्रैमाल में स्थापित है। उसके बाद में आता है स्टील मेकिंग शॉप, इंडक्शन फर्नेस, बिलेट, जो हमारे भारत देश आज़ादी के बाद पहला स्टील प्लांट की स्थापना हुई, जो भिलाई BSP प्लांट जो भिलाई में है, वहाँ पर बिलेट उत्पादन होता है। बिलेट क्या चीज़ है? रेल पटरी, रेल से जितने भी संबंधित उपकरण वहाँ से उत्पादन की जाती है, उसे कहा जाता है बिलेट। वो कहाँ पे है? भिलाई कारखाना। वो कारखाना का भी यहाँ पे प्रस्तावना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस परियोजना विवरण में इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है बिलेट। पहला प्लांट कौन सा बोला मैं? स्पॉन्ज आयरन, जो हमारे रायगढ़ क्षेत्र में है। दूसरा कौन सा प्लांट बोला मैंने? बिलेट। वो कहाँ पे है? भिलाई कारखाना। उसके बाद में है रोलिंग मिल। ये तो छोटा फैक्ट्री है। अगर स्टील प्लांट से कच्चा माल निकलेगा तो उस कच्चा माल से स्टील का कई छोटी छोटी उपकरण बनाई जाएगी, जैसे हमारे घरेलू उपकरण, मोटरसाइकिल के उपकरण और कई सभी हमारी आवश्यकताएं होती है, वो उपकरण इस रोलिंग मिल से बनाई जाएगी। छड़ आदि, छड़ भी बनाई जाती है। उसके बाद में आता है कैप्टिव पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या है? बिजली उत्पादन, जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। हमारे यहाँ पास बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, और इस प्लांट को संचालित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होगी। तो उतनी ज़्यादा पानी हमारे इस प्लांट को संचालित करने के लिए कहाँ से मिलेगी? इसके लिए ढोढ़ा गांव बृहद जलाशय योजना के तहत यहाँ पे पानी लाने की भी व्यवस्था की गई थी, पर हम सब कोई ने मिल के हम ढोढ़ा गांव जाके भी वहाँ का बृहद जलाशय योजना का जो बांध बनने वाला था उसका भी विरोध करके हम लोगों ने रोक लगाया और हम लोगों ने उसको भी बंद करवा दिया। तो बिजली उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? हमारे रायपुर में गंगरेल बांध में बिजली उत्पादन होती है। वहाँ किससे होती है? पानी से। और कोरबा में बिजली उत्पादन क्या से होती है? कोयले से। तो यहाँ पे जो बिजली उत्पादन होगा, यहाँ जो लकड़ी है उससे होगा क्या? नहीं, पानी और कोयले से बिजली उत्पादन की जाएगी। जब बिजली उत्पादन हो जाएगी, उतने सारे कोयले जलेंगे तो यहाँ
कोयला उत्पादन करने से कितने पर्यावरण में प्रदूषण का प्रभाव होता है उसको तो हम कोरबा क्षेत्र में जाके देखते हैं ना। वहाँ पे अगर ट्रेन खड़ी रहती है तो उस ट्रेन में बहुत सारा डस्ट घुस के भर जाता है। उसको बहुत अच्छी तरह से धो के उस ट्रेन को 10 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उस ट्रेन के अंदर में डस्ट घुस जाता है। कहाँ से घुस जाता है? उसका खिड़की दरवाजा सब चीज बंद होते हुए भी उस ट्रेन में डस्ट घुस जाता है। किसका? कोयले का। और जब उसमें सफर करने वाले यात्रीगण क्या बोलते हैं, अरे मैं इतना अच्छा शर्ट पहना था, कैसे में डस्ट हो गया, काला हो गया। मैं भी जब वहाँ से एक बार नहीं कई बार कोरबा से तमिलनाडु गया, चेन्नई गया, मुंबई गया, तो मैं देखा कि मेरा कपड़ा भी काला हो गया। तो इसका कारण क्या है? वहाँ जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसका बहुत ही अधिक मात्रा में, जब वहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है तो कोयले के जलाव से वहाँ डस्ट उत्पन्न हो रहा है, धुआं निकल रहा है चिमनियों से। वो वहाँ छोटे छोटे कण के रूप में गिर रहा है, वो घुस जाता है उसके अंदर। तो परिणाम क्या है? वहाँ के पर्यावरण पर बहुत ही भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है पर्यावरण। तो ये सारी प्लांट यहाँ पे स्थापित होगी, 4 प्लांट। देखिए कौन कौन सी 4 प्लांट? स्पॉन्ज आयरन, ब्लेड, टीएमटी बार, बिजली उत्पादन। ये छोटा प्लांट है क्या? आप लोगों के मन में इसका दर्द हो रहा है कि नहीं? सबको हम लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया और आज हम सभी के विरोध का परिणाम क्या मिला है? स्वच्छ वातावरण और शुद्ध पर्यावरण हमारे बीच में आज विद्यमान है। और आज हम सभी एकदम शुद्ध रूप से जो यहाँ उपजाऊ भूमि है उसमें हम फसल उगा रहे हैं। यहाँ पे हम जब बैठे हैं कितना सुख और चैन से शुद्ध हवा का सांस ले रहे हैं कि नहीं? जब इसका विरोध करने वाला आदमी कौन है, इसका अगुवाई करने वाला आदमी कौन है? इसमें एक छोटा सा जनजाति वर्ग का आदमी जो अनुरंजन है, इसको देखा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इसको दबा नहीं पा रहे हैं। क्यों दबा नहीं पा रहे हैं? अनुरंजन एक जनजाति क्षेत्र से आया हुआ आदमी पूरा जसपुर का रोजगार को अकेले छीन रहा है। अनुरंजन के ऊपर क्यों दबाव नहीं दे रहे हो? अनुरंजन को समझाओ और यहाँ पे फैक्ट्री लगने दो। आदि आदि कई बातें सामने आने लगी। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ दिन पहले, 2 सप्ताह पहले यहाँ पे विरोध का सिलसिला जारी रहते रहते हमारे पास पैसा भी था, आर्थिक स्थिति से मैं मजबूत था, तो मैं अपने पैसे से भी मैं कुछ लोगों को लेके जाता था और अपना अपना किराया देके भी लोग जाते थे और हम शासन प्रशासन से लड़ते थे। और पंचायत में जब भी कुछ इश्तिहार जारी होता था तो उसके खिलाफ में भी पंचायत को सूचना देते थे, चाहे तो पंचायत के मुख्य अधिकारीगण लोग सूचना देते थे, तो उसके खिलाफ में भी हम लोग जाके एसडीएम को, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने लगे। पर हम लोग का आवेदन का सुनवाई करने वाला कोई नहीं निकल रहा है। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखिए आगे क्या हो रहा है, उसको क्या होने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक अपने अंदर में मनन कीजिएगा। कोई सुन नहीं रहा है। उन लोगों ने इश्तिहार जारी कर रहा है और उस इश्तिहार के अनुरूप उन लोगों ने भूमि डाइवर्शन कर रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने का अनुमति दे रहा है, बाउंड्री लगाने का अनुमति दे रहा है। पर हम लोगों ने देख रहा है कि हम जो आपत्ति डाल रहे हैं उस पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग 1-2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जाके हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ये 50 लोग ही विरोध कर रहे हैं, पूरे 10 पंचायत के लोग फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, पूरे ग्राम पंचायत के लोग फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। ये 50 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चलो इस 50 लोगों को हम साला केस करते हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं।
हमारे क्षेत्र के लोगों को 10 लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज कर दिए गए। मेरे नाम से तो 12-13 एफआईआर दर्ज है। यहाँ के उप सरपंच के नाम से एफआईआर दर्ज है। हमारे साथ जो अगुवाई करने वाले बुद्धमती है, कमल भैया हैं, श्रवण भाई जी हैं, आदि और भाई 10 लोगों के नाम से एफआईआर हो गया। और हम लोग को डराने का पुरजोर कोशिश होते रहा। आप लोगों की सूचना इतने तक पहुंचती होगी तो अरे ओमन प्लांट का बड़ा सीना चौड़ा करके बोलते और जेल में ठूस के ओमन के मारी तब पता चली। बहुत लोगों का सोच और मानसिकता शायद ऐसे भी होगा। इसलिए यहाँ पे जो 4-5 लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे, लोगों को पता चला इसकी, लेने वाले लोग कई लोगों के पास फोन लगा के गुहार भी की, लेकिन पुलिस वाले की गाड़ी को रोकने का किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारे जाने वाले लोगों को छुड़ा के लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लानत है ऐसे हमारे ग्रामवासियों को, इस प्लांट की रक्षा करने के लिए सामने आने वालों को। किस उद्देश्य से हम इस क्षेत्र को रक्षा कर रहे हैं? जब हमारे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इतना भयानक प्लांट की रक्षा हम, इसकी भयानक प्लांट की विरोध हम कैसे कर सकेंगे? सोचने वाली बात है। प्लांट का शुरुआत कहां से होता है आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री बैठा देगा क्या? यहाँ पे जो गाड़ी आएगी, सामान लाएगी, लेगी, वो कहां से पेट्रोल डीजल डालेगी? उसके लिए प्राथमिक स्थापना जरूरी है ना? पेट्रोल पंप के लिए जरूरी है कि नहीं? क्या सब पेट्रोल डीजल डालेगा? उतना जो गाड़ियां आएगी, यहाँ पे सामान लाएगी, उसको कैसे डालेगी? कैसे चलाएगी वो गाड़ी को? पानी से चलाएगी क्या? प्लांट का पहला काम है पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप लग रहा है तो बैठने दो, पेट्रोल पंप तो लग रहा है। हम लोग के लिए मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डालने के लिए सामने होगा, इत्यादि कई सोच हमारे मन में होता है कि नहीं? सब कुछ सोच रहे हैं, किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा होगा। अनुरंजन बकबक करने आया है यहाँ पे। मेरे दिल में दर्द कब से होने लगा? बहुत ज्यादा, जब मेरा कमर टूट गया। मेरे पास पैसे था, खत्म हो गया। मेरे पास लड़ने की इच्छा खत्म हो गई। जब 5 लोगों को उठा के ले गए, तब उनके खिलाफ में, टीआई साहब के खिलाफ में, उन लोग 5 लोगों के संरक्षण के अनुरूप टीआई के खिलाफ में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने गए। कहां? रात को बहुत सारे भाई बहने मिलकर थाना में दिए ज्ञापन। चलो वहां बहुत अच्छा, अपना ज्ञापन लिए, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोगों ने गए पिकअप में, एक पिकअप एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब अपने कार्यालय में नहीं थे, डीएसपी साहब थे। हमने डीएसपी साहब के लिए ज्ञापन दिए, बहुत अच्छा से उन्होंने भी ज्ञापन लिए और बोले अगर हम के साहब में अगर त्रुटि पाते हैं, गलती पाते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे, ये आश्वासन दिए। हमने वहां से निकलकर कलेक्टर के कार्यालय में गए। कलेक्टर के कार्यालय में 3 लोगों को घुसने के लिए अनुमति मिला, मुझे, जगत दादी को और शीतल दादी को। हम लोगों ने जब वहां गए तो उसने आवेदन को देखा नहीं। आप पेट्रोल पंप का विरोध क्यों कर रहे हो? पेट्रोल पंप से आपको क्या नुकसान है? सर, पेट्रोल पंप का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो स्टील प्लांट जो वहां पे लगने वाला है, उस स्टील प्लांट के कंपाउंड के अंदर में लग रहा है पेट्रोल पंप, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। अरे फैक्ट्री लगाने वाला मालिक तो लिख के दे दिया है, तहसीलदार का आदेश हो गया है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो? कलेक्टर की बात को सुनिए। न्यायालय की कुर्सी में बैठने वाला उच्च अधिकारी का एक आम नागरिक से कैसे बर्ताव हो रहा है, उसको आप लोग अपने अंतरात्मा से सुनिए। कितना दर्द हो रहा होगा। कलेक्टर साहब अपना कुर्सी में बैठा नहीं है,
हम लोग भी कुर्सी में बैठे नहीं हैं, बीच में टेबल है, उस तरफ कलेक्टर साहब खड़े हैं, इधर मैं खड़ा हूं और दो साथी हमारे खड़े हैं। तुम पेट्रोल पंप लगने क्यों नहीं दे रहे हो? पेट्रोल पंप से क्या प्रदूषण है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? आवेदन उन्होंने देखा नहीं है कि हम आवेदन किस लिए देने गए हैं? हम पेट्रोल पंप के लिए देने गए हैं कि जो यहाँ पे पुलिस वालों ने उन महिला के साथ अत्याचार हुआ और 5 लोगों को उठा के ले गए थे, उनके लिए हमने तो आवेदन देने के लिए गए थे ना। पेट्रोल पंप के सपेच में नहीं गए थे, लेकिन उसने आवेदन ने देखा नहीं। वो बोले जा रहे हैं कि तुम पेट्रोल पंप का विरोध क्यों कर रहे? आवेदन देखा नहीं उसने, पेट्रोल पंप का तुम विरोध क्यों कर रहे? तो अनुरंजन, तुम्हारे चलते यहाँ पे स्टील प्लांट नहीं लग पाया और यहाँ के लोग बाहर पलायन हो रहे हैं। कहां? दिल्ली, बंबई, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु। मेरे चलते आप लोगों को इसका कुछ दर्द नहीं होगा। हौसला बुलंद करने वाले लीडर अनुरंजन भाई संघर्ष करो, अनुरंजन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुरंजन भाई संघर्ष करो, अनुरंजन भाई संघर्ष करो, अनुरंजन भाई संघर्ष करो। जिला के मुख्य अधिकारी न्यायपालिका की कुर्सी में बैठकर एक आम नागरिक को इस तरह से प्रताड़ित करना असहनीय है। इतना ही नहीं, 1 घंटे तक उन्होंने मेरे लिए समय दिया। ना जाने उन्होंने क्या क्या कहा होगा। आप लोग अपने अंतरात्मा से विचार कीजिए, उस कलेक्टर के ऊपर किसकी दबाव थी जो आवेदन को बिना देखे उसने डायरेक्ट पेट्रोल पंप को सामने रखा और मेरे ऊपर दबाव देने लगा। आप लोग थोड़ा अंतरात्मा से सोचिए, हमारे क्षेत्र में हम सबके रक्षा करने वाले, इस पर्यावरण की रक्षा करने वाले अगर कोई सामने आता है तो उस व्यक्ति पर किस प्रकार से दबाव मिलती है। संविधान ने हमारे लिए संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसका ज्ञान मुझे है, उसका नॉलेज मुझे है, मैं पढ़ा हूँ। इसलिए मैं हमारे क्षेत्र के लोगों की दुर्दशा को देखना नहीं चाहता हूँ। इस क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों को बीच बीच में जगाने का कोशिश भी करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अगर प्लांट लगेगी तो हमारे पर्यावरण पर ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु सभी पर बहुत ही बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इस बात को मैं हमेशा आप लोगों के बीच में मैं रखने का प्रयास करता हूँ, पर मेरा बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं। ये दर्द का परिणाम अभी नहीं मिलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में मिलेगा। उस समय हम सब नहीं रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी। उस समय वो लोग बोलेंगे कि हमारे माता पिता क्यों ध्यान नहीं दिए, आज हमें बाहर झोपड़ी में रह के भीख मांगने की जरूरत हो रही है, मंदिरों के दरवाजे में खड़े होकर बैठकर भीख मांगने की जरूरत हो रही है। आदि समस्या हमारे जीवन में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संकेत है। प्लांट स्थापित होना और उसकी कार्यविधि इतनी जल्दी नहीं होती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। नगरनार NDMC स्टील प्लांट का कहाँ पे है? बस्तर में है। कहाँ है? जगदलपुर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नगरनार स्टील NMDC स्टील प्लांट।
उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उस स्टील प्लांट का स्थापना के लिए प्रस्तावना कब हुई जानते हैं? 2001 में। और उसकी भूमि पूजन कब हुई जानते हैं? नहीं, 2008 में। जब भूमि पूजन हुई तो वहां की स्टील प्लांट लगने के लिए शुरुआत हुई, तो वहां की जनता विरोध किए तो क्या हुआ? 19 साल वहां स्टील प्लांट लगने से रुक गया। कितना साल? 19 साल। और यहाँ तो 4 साल नहीं हुआ है और हम अपनी आंख बंद करके स्टील प्लांट यहाँ नहीं लगेगा बोल के हम अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके कंबल बिछा के हम सो रहे हैं। 19 साल बाद वहां पे फिर से काम चालू हुआ। वो अपना संवैधानिक तरीके से उन्होंने कागज तैयार किए, पंचायत से एनओसी लिए, कई विभागों से एनओसी लिए, पीएचई विभाग से लिए, शिक्षा विभाग से लिए, पर्यावरण विभाग से लिए, स्वास्थ्य विभाग से लिए, सभी विभागों से उन्होंने एनओसी लिए और उन्होंने अपना कागजी कार्रवाई पूर्ण कर लिया। उसके बाद 2021 में उन लोगों ने प्लांट स्थापित करने के लिए संचालित कर दिया और प्लांट स्थापित हो भी गया। 2024 में और 23 में 2023-24 में वो प्लांट संचालित हो गया और वहां के लोगों को भी यही आशा दिए थे कि स्टील प्लांट लगेगा तो तुमको रोजगार मिलेगा, लेकिन आज वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां से जो लोग विस्थापित हुए उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और नगरनार का एक वीडियो क्लिप मैं ग्रुप में डाला भी था कि ये तो सामान्य वीडियो है, इसे देखकर हम क्या करेंगे, किसी को कुछ दर्द नहीं हुआ। जब ये पूरी स्थिति को देखते हुए मैं आप लोगों तक आने वाली समस्या को रोक लगाने के लिए मैं बातें कहते रहता हूं और आप लोगों के बीच में इसकी सूचना पहुंचाते रहता हूं। तो क्या ये तहसीलदार साहब के आज हमारे आदरणीय सरपंच महोदया ने प्लांट यहाँ नहीं लगेगी उसकी आदेश पढ़ के बताई ना, बताई कि नहीं? आप लोग उस आदेश पर कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। शायद उनको पूर्ण रूप से पता नहीं है। अगर आप लोग हाथ खड़ा करते हैं तो आपके पास ऐसे कौन सा प्रूफ है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा? आदेश में तो दे दिया है, क्या बोला गया है कि यहाँ जो प्रस्तावित प्लांट है अन्यत्र स्थापित किया गया। अन्यत्र स्थापित किया गया मतलब यहाँ जो प्रस्तावित प्लांट था उसको दूसरे जगह स्थापित किया करके चालू कर दिया गया है। तो हमारे टांगर गांव वासियों से निवेदन है कि यहाँ जो प्लांट जो स्थापित होने वाली थी वो परियोजना की सूचना और उसकी विवरण हमारे पास है कि नहीं? क्या वो डीआरए प्लांट, वो स्टील प्लांट, वो स्पॉन्ज आयरन, बिलेट, टीएमटी बार, बिजली, ये चार जो प्लांट है कहाँ पे स्थापित हुई है उसका कागजी रिपोर्ट हमारे लिए चाहिए कि नहीं? हम कैसे विश्वास करेंगे कि जो यहाँ जो प्रस्तावित प्लांट था वो अन्यत्र स्थापित हो गया? और बहुत लोगों को मैंने पूछा और कहा कि यहाँ पे प्लांट लगेगी और आप लोग विरोध करने क्यों नहीं जाते हो? नहीं, हमारा सांसद महोदया गोमती साहब बोली से है, लिख के दी से है कि जब फैक्ट्री नहीं लगी मतलब नहीं लगी। और तुम कौन बोलते हो कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा बोलने वाला? गांव के लोग हमसे लड़ते हैं। और उस दिन ही कलेक्टर महोदय अपने चैम्बर में खड़ा करके मुझको इतनी चोट वाली बात कहते हुए बोले, अगर यहाँ पर स्टील प्लांट भी लगेगी अनुरंजन तो कोई माय का लाल नहीं है जो उसको रोक सकेगा। जसपुर जिला के जिलाधीश महोदय खुद बोल रहे हैं अगर यहाँ पे स्टील प्लांट भी लगती है तो कोई रोक नहीं पाओगे। तो उसको मैं बोल रहा हूं क्या? कलेक्टर महोदय जी बोल रहे हैं और हमारे गांव के लोग बोल रहे हैं
क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, अनुरंजन तुम क्यों बकवास कर रहे हो यार, यहाँ पे हम लोग को बहुत काम धाम करना है, पैसा कमाना है, और तुम हम लोगों को ऐसे साठ घाट के मरा देते हो और फालतू की बात करते हो। आज मैं पूरा कागज रखा हूं यहाँ पे आप लोगों को सौंपने के लिए। कलेक्टर के पास इतनी ज्यादा बातें सुनने के लिए मैं आप लोगों का नेतृत्व करना नहीं चाहता हूं मैं। और मुझसे पहले जितने भी लोग वक्तागण बोले फैक्ट्री के खिलाफ में ही बोले कि नहीं, कि समर्थन में बोले वो लोग, सब कोई फैक्ट्री के खिलाफ में बोले। तो वो कलेक्टर महोदय जो हैं रोहित व्यास, हमारे जसपुर जिला के माननीय कलेक्टर महोदय जी रोहित व्यास, हमको जनजाति वर्ग के इस इंसान को, इस आदिवासी को, उस ब्राह्मण वर्ग का कलेक्टर इतना दबाव देकर शासन करने की हिम्मत उसकी कैसे हुई। इस मंच के जरिए मैं कलेक्टर को जवाब देना चाहता हूं। हमारे 5वीं अनुसूची में हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका उल्लंघन कैसे कर रहे हो कलेक्टर महोदय। मैं उससे आज जवाब चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। न्याय की कुर्सी में बैठने वाला उच्च न्यायपालिका एक निम्न वर्ग के इस आदिवासी को प्रताड़ित करता है। ये वीडियो केवल कांगड़ गांव में नहीं रहना चाहिए, पूरे भारत में फैलना चाहिए कि एक ब्राह्मण वर्ग का शासन एक दलित पर कैसे प्रताड़ित किया जाता है और शासन चलाया जाता है। इसको देश के कोने कोने में पहुंचाइएगा मेरे आदरणीय ग्रामवासियों कि एक ब्राह्मण शासन हमारे देश में नहीं चलना चाहिए। हमारे पास जो संविधान की न्याय व्यवस्था बनी हुई है हम उसके अनुरूप चलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का दबाव हमारे देश में नहीं होना चाहिए। एक मिनट। आज इतनी बड़ी बात न्यायपालिका की कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बात बोला तो सोचो मुझे तो फांसी हो जाना चाहिए। और मैंने ये बात भी कहा कलेक्टर के पास, उसने कहा अनुरंजन अगर दोबारा वहां बैठक करोगे तो तुमको डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल दूंगा। 1000 लोग भी रहेंगे अनुरंजन तुम्हारे साथ तो सबको मैं जेल में डाल दूंगा। तो मैंने क्या कहा, अगर अनुरंजन को अगर साहब आप अनुरंजन को जेल में डालेंगे उससे पहले आपके चैम्बर में फांसी लगा के मर जाऊंगा। तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मर जाओ तुम, लोगों को भला होगा। वाह, अपना चैम्बर में मुझे मरने का अनुमति देता है। कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में ऐसे बोलने का अधिकार देता है उस ब्राह्मण कलेक्टर को? रोहित व्यास उस ब्राह्मण कलेक्टर को कौन सा अधिनियम मुझे मारने की, इस कमजोर दलित व्यक्ति को फांसी में चढ़ने की अनुमति देती है? आज मैं उस कलेक्टर से पूछता हूं, अपने चैम्बर में घुसाकर उसने एक जनजाति वर्ग के पर्यावरण की सुरक्षा और जनजातियों की सुरक्षा का बात करने वाले को प्रताड़ित करने वाला उस कलेक्टर से मैं पूछना चाहता हूं और पूरी न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति से पूछना चाहता हूं कि हमारी देश की कानून व्यवस्था कैसी है, न्यायपालिका कैसी है, जो एक पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले, यहाँ पर अपने देश में जीवन जीने वाले लोगों की जीवन को सुरक्षित रखने वाले और उनकी अगुवाई करने वाले व्यक्ति को फांसी होने की फैसला देता है, अनुमति देता है।
आज पूरे देश में इसका संदेश पहुंचना चाहिए। एक ब्राह्मण हम लोगों के ऊपर क्या कहूं, उनका कोई अच्छा सोच नहीं है, हमारे ऊपर संरक्षण की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। वो लोग इस प्रकार इस देश के अंदर अपना ब्राह्मण राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं उस ब्राह्मण राज को समाप्त करने के लिए मैं कदम रखा हूं और संविधान को हमेशा मैं पकड़ के चलता हूं। आजकल संविधान में हम सभी के लिए मौलिक अधिकार प्रदान की है। हमारे वरिष्ठ इस संविधान को बनाने वालों ने इस संविधान की रचना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए और इस संविधान में जब संविधान बना तो इसमें 395 और 12 अनुसूचियां नहीं 8 अनुसूचियां और 22 भाग में विभाजित था। ये आप बढ़कर 470 22वां भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है अभी। और इस संविधान में आज मुझे अपना हक और अधिकार की शिक्षा दे रही है और मेरी आंखें खोल दी है और ये भी बोल रही है कि जन जन तक इस संविधान के अंदर में जो हक और अधिकार की बात लिखी गई है उसको जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा और मुझे आह्वान की है। और जब डॉक्टर भीमराव ने इस संविधान को संविधान सभा को जब सुपुर्द कर रहे थे, इन्हें सौंप रहे थे, उस समय बोले कि इस संविधान को आप रखिए और इस देश को इसमें जो न्याय व्यवस्था है इसके अनुरूप देश को चलाइए। तब उन्हीं कुल के ब्राह्मण ने एक क्या करा, आपके लोग तो पढ़े लिखे नहीं है तो इसको तो नहीं समझेंगे, इस टाइप का उन्होंने जवाब दिए। तो मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो प्रेरणा मुझे भी मिली है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, जब इसकी जानकारी जब हमारे लोगों में हो जाएगी उस समय आप सबको इस देश से बेदखल कर देंगे। और सच्ची बात है, ये देखने को अब मिल रहा है। न्यायपालिका की कुर्सी में बैठने वाला एक ब्राह्मण एक दलित को किस प्रकार से दबाव देकर प्रताड़ित कर रहा है। साक्षात जसपुर जिला के जिला कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा अनुरंजन भगत को, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाला व्यक्ति को, लोगों की जीवन को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए और सूली पर चढ़ाने का उसका अधिकार कैसे हुआ। आज का ये जो मेरा वक्तव्य देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए और हर एक संविधान की रक्षा करने वाले लोगों तक इसकी वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि ब्राह्मण राज चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो, रोहित व्यास के ऊपर कार्रवाई हो, कलेक्टर रोहित व्यास के ऊपर ऐसे कार्रवाई हो कि एक दलित को प्रताड़ित करने वाले का प्रताड़ित करने पर उसका परिणाम क्या होता है उसे एहसास होना चाहिए। ये सारी बातों को मैं बताने के लिए आप सबों के बीच में उपस्थित हूं और ये सारी बात मैंने बताया आप लोगों के बीच में। वो हमारा आवेदन लिए बगैर उसने मुझे कहा कि पेट्रोल पंप तुम क्यों पेट्रोल पंप का विरोध क्यों कर रहे हो।
हमने तो पेट्रोल पंप के खिलाफ में गए नहीं। यहाँ पर जो कांसाबेल थाना के थाना प्रभारी गौरव पांडे, वो भी हमको लगता है कि वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। गौरव पांडे, कांसाबेल थाना के थाना प्रभारी गौरव पांडे के द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों को मार पीट कर, गाली गलौज देकर अपनी गाड़ी में बैठा कर थाना ले जाया गया। मैं आज न्यायपालिका से सवाल करता हूं कि कौन सा अधिनियम के तहत उन्होंने हमारे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के लोगों को उठा के थाना ले जाया गया और वहां पे बैठाया गया। उसका जवाब हमें चाहिए। क्या उनको किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज था? अगर एफआईआर दर्ज था तो उनको कानून कोर्ट के अनुमति के बगैर क्यों छोड़ा गया? आज मैं न्यायपालिका से सवाल करता हूं, अगर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं था तो हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोगों को उठा के लेकर जाने का हिम्मत कैसे हुआ? अगर एफआईआर दर्ज था तो हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर उन्हें छोड़ा कैसे गया? आज मैं न्यायपालिका से इसका जवाब चाहूंगा। कौन सा संविधान में इसका प्रावधान है जो इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित करने का साहस होता है? और आदिवासी क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग सोचते होंगे हम तो यहाँ यादव हैं, हम तो यहाँ रौतिया समाज के लोग हैं, हम तो यहाँ चौहान समाज के लोग हैं, हम आदिवासी नहीं है। सब आदिवासी हैं। हमारे भारत देश में निवास करने लोग जो आदिकाल से यहाँ निवास करते हैं, सब जाति के लोग आदिवासी हैं। अगर इस देश में निवास करने लोग, हमारे लोग आदिवासी अगर नहीं है, यादव लोग अगर आदिवासी नहीं है, रौतिया लोग अगर आदिवासी नहीं है, चौहान लोग अगर आदिवासी नहीं है, तो क्या ये लोग चंद्रमा से टपक के आए हैं हमारे देश में? ये लोग भी हमारे देश के पूर्वज के निवास करने लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। आज आदिवासियों को मैं आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे बीच में ये लोग फालतू भेदभाव रखने की बात करते हैं ना, उस भेदभाव को मैं खत्म करना चाहता हूं। हमारे देश में जो पूर्वज से जो निवास करने वाला सभी व्यक्ति आदिवासी है। और हमारे लोगों को संविधान में किस रूप में बांटा गया है? अनुसूचित जनजाति, जनजाति, एससी, पिछड़ा वर्ग आदि में बांटा गया है कि नहीं? ध्यान में देखिए, इस देश में निवास करने सभी लोग हम क्या है? आदिवासी हैं। लेकिन हम लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी इसमें बांटा गया है कि नहीं? हम ही लोगों को बांटा गया है। इसको अपना अंतरात्मा से गहराई से सोचिए। आदिवासी बोलने से चौहान समाज के लोग बोलेंगे, बंजारा समाज के लोग बोलेंगे कि हम ये तो आदिवासी का बात करता है, वहां हम नहीं जाएंगे। अरे इस देश में निवास करने वाले लोग सब आदिवासी हैं, लेकिन संविधान में हमारे वर्ग के आधार पे बांट दिया गया है, बांटा गया है कि नहीं? तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में इस तरह से न्यायपालिका हमारे क्षेत्र के लोगों को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? आज अच्छा से समझिए मेरे देशवासियों, ग्रामवासियों, और न्यायपालिका को जवाब दीजिए इसका। पूरे देश में इसका इस सवाल का पूरा देश में फैलना चाहिए समाचार। आज जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं अनुरंजन की इसी फालतू बात को सुनने के लिए मैंने फालतू बात किया क्या? आज एक एक चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया। हमारे बीच में जो जाति और धर्म के नाम से लड़वाने का कोशिश करते हैं, उन सभी को मैं एक सूत्र में बांधकर एक साथ लड़ने का रास्ता और मार्गदर्शन दिखा रहा हूं। इसलिए हमारे जसपुर जिला के न्यायपालिका की कुर्सी में बैठा हुआ कलेक्टर महोदय रोहित व्यास ने अनुरंजन का कमर तोड़ने के लिए क्या कहा? तुम्हारे चलते अनुरंजन जसपुर जिला में फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही है,
उससे पहले हमारे जसपुर जिला को ग्रीन टूरिज्म के नाम से घोषित किया गया है। ग्रीन टूरिज्म मतलब आप लोग समझते हैं? हरित पर्यटन स्थल। हरित पर्यटन स्थल, कितना सुंदर जसपुर का नाम दिया गया है कि नहीं? अगर इस जसपुर जिला में फैक्ट्री लगेगी तो क्या वो ग्रीन टूरिज्म कहलाएगी क्या? हरित पर्यटक स्थल कहलाएगा क्या? देखिए, हरित पर्यटन स्थल को संरक्षित करने वाला इंसान को ब्राह्मण समाज का कलेक्टर रोहित व्यास ने क्या कहा? इसको तो फांसी होके मर जाना चाहिए। वाह! आप लोग सभी ग्रामवासियों सुनिए, उसने तो ये सोचा होगा कि अनुरंजन को मैं तो आज ऐसे दबाया हूं कि वो घर में कंबल ओढ़ के सो जाएगा। मैंने 3 दिन तक खाना ठीक से खाया नहीं, और मैं आप लोगों को मैं इसकी संदेश कैसे सुनाऊंगा, ताकि मैं आप लोगों के पास खड़ा होने के लिए तरस रहा था। और आज पूरे ग्रामवासियों को मैंने बारी बारी से कहने को कहा, और उसका सबका वीडियो बना हुआ है कि वो लोग यहाँ पे फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि ये केवल अनुरंजन का मकसद है। जो यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म बनाया है, हरित पर्यटक स्थल बनाया है, अनुरंजन बनाया है क्या? हम तो इसकी संरक्षण की बात करते हैं, और हमको न्यायपालिका की उस कुर्सी में बैठा हुआ ब्राह्मण रोहित व्यास ने हमको फांसी की सजा देने के लिए तैयार है। बार बार मैं मेरा वक्तव्य के बीच बीच में रोहित व्यास को बोलते रहूंगा कि इसका परिणाम उसे क्या मिलनी चाहिए। जनता की अदालत इसकी फैसला करेगी, हाई कोर्ट फैसला करेगी। आज मैं जो कहना चाह रहा हूं वो खत्म हुआ नहीं है, और भी चीज है। मैंने कलेक्टर साहब के पास बात रखा, साहब हमारे क्षेत्र में जो स्टील प्लांट लगेगा उससे हमारे क्षेत्र का जो कृषि भूमि है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो उसने क्या कहा जानते हैं? कृषि से अगर किसी की आर्थिक स्थिति सुधरती तो हमारा छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ चुका होता। आज लोग कृषि काम को छोड़कर बाहर पलायन नहीं होते, बाहर काम करने के लिए नहीं जाते। वो तो हम लोग का स्कूल का चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, बैंगलोर नहीं जाते। उधर क्यों गए थे समझ नहीं आया। मैं कलेक्टर को कहना चाहूंगा, किसानों के द्वारा उत्पादन की हुई फसल की अनाज को खाकर दूध पिलाने वाली मां का पुत्र ब्राह्मण रोहित व्यास उस किसानों के कृपा से, उन किसानों के दुआ से आज जिंदा है, क्योंकि उसकी मां जो दूध पिलाई है वो किसानों की कमाई हुई रोटी को खाकर दूध पिलाई है उसे, और न्याय की कुर्सी में बैठने का आदेश दी है। उस ब्राह्मण रोहित व्यास से मैं सवाल करना चाहता हूं, तुम कृषि भूमि में फैक्ट्री लगाना कैसे चाहते हो? और एक आदिवासी को प्रताड़ित करते हुए मर जाने की अनुमति देता है। आज मैं देश के कोने कोने में निवास करने वाले सभी देशवासियों को मेरा इस दुखित संदेश को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो निवास करने वाले लोग, ब्राह्मण लोगों का जो बात कैसे है, उनका चरित्र कैसे है, उनका हमारे ऊपर कैसे दुर्व्यवहार है, स्पष्ट पता चलता है। मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के न्याय व्यवस्था से कहना चाहूंगा, न्यायपालिका से कहना चाहूंगा कि हमारे
छत्तीसगढ़ के सभी जिले में या तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में जो उच्च न्यायपालिका होती है वहां ब्राह्मण समाज का कोई न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए, कोई ब्राह्मण समाज का कलेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आदिवासियों का दुख और दर्द को नहीं समझ पाता है। आज इस देश में निवास करने वाले सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, आप सभी बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि इस नियम और कायदे से पूरा देश चलता है, ना कि धर्म ग्रंथ से। बहुत गहराई से सोचिए मेरे दोस्तों, मेरे ग्रामवासियों, मेरे पूजनीय माता पिता, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये जो देश चलता है किससे चलता है? संविधान से। संविधान के नियम और कायदों से हमारा देश चलता है, और इस संविधान को जलाने की कोशिश करते हैं वो लोग। इसका मतलब हम सभी दलितों को, हम सभी आदिवासियों को वो लोग कुचल डालना चाहते हैं। हम सभी आदिवासी और दलित लोग तो इस संविधान में सुरक्षित है ना। अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो ब्राह्मण ने न्यायपालिका कुर्सी में बैठकर हमको कैसे कुचल रहा था वैसे सबको कुचल देगा, कुचलेगा कि नहीं? इससे उस ब्राह्मण कलेक्टर को डर है, इसलिए उसको आज यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो दूसरे दिन से यहाँ बैठक शुरू कर दिया और समझाने लगा कि अगर यहाँ फैक्ट्री लगती है तो हमारे क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाएगा, हमारे उपजाऊ भूमि में बहुत बुरा असर होगा, हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर होगा। कई ऐसे तथ्यों को सामने रखते हुए लोगों को समझाने का मैंने प्रयास करते आ रहा हूं, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने दबाव पूर्वक अपनी न्याय की कुर्सी में खड़ा कर, न्याय की कुर्सी के सामने खड़ा कर, अनुरंजन तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मुझे कितना दुख और दर्द हुआ होगा मेरे अंदर, अगर मैं आके फांसी हो जाता तो क्या होता? अगर मेरा सोच अगर उल्टा हो जाता और मैं फांसी होकर मर जाता तो इसका दोषीदार कौन होता? कलेक्टर तो जरूर होते, लेकिन मैं इस बात को तो किसी के पास नहीं रखा था। कौन जानते अनुरंजन हम सबको बचाने वाला, प्रकृति की रक्षा करने वाला, पर्यावरण की सुरक्षा करने वाला साला आज मर गया टंगा के। उसको क्या हुआ जानते क्या आप लोग? कोई नहीं जानते। पर मुझे दबाव पूर्वक ब्राह्मण कलेक्टर रोहित व्यास ने इस प्रकार से प्रताड़ित किया, इसका जवाब हाई कोर्ट को देना चाहिए कि नहीं? अगर हाई कोर्ट इसका जवाब नहीं देती है तो इस संविधान का तो कोई मतलब नहीं है। मैं आज इस मंच के मदद से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार करता हूं कि मेरे साथ जो उस ब्राह्मण कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा घिनौना शब्द कही गई, उसका न्याय मुझे मिलना चाहिए, उसका इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। अन्यथा मैं जसपुर जिला के मुख्य न्यायाधीश के आंगन में फांसी देकर मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अगर उस ब्राह्मण कलेक्टर रोहित व्यास के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं न्यायपालिका की उच्च कुर्सी के प्रांगण में जाकर मैं वहां अपने आप को फांसी देकर आत्मसमर्पित कर दूंगा। यही मेरा आप सभी से और न्यायपालिका से
इंसाफ की गुहार है और मैं इस इंसाफ की गुहार को मैं 1 महीने का मौका देता हूं। मैं तो फांसी होके मर जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा जो बोला गया वीडियो और मेरे द्वारा जो कहा गया तथ्य का साक्षी आज मेरे साथ बैठी हुई है और पूरा तमाम देश भर के लोग जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, वो सारे लोग मेरे इस भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना का साक्षी बनेंगे। मैं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो जो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जसपुर के कलेक्टर आदरणीय रोहित व्यास जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अन्यथा अगर कार्रवाई और इंसाफ मुझे नहीं मिलती है तो मैं जिला कलेक्टर के प्रांगण में जाकर मैं अपने आप को फांसी देकर मैं आत्मसमर्पित करूंगा। ये मेरी आखिरी इच्छा होगी। न्याय के लिए आज मैं भीख मांग रहा हूं, क्योंकि आज इस आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आदमी के साथ इस प्रकार की घटना हुई। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस जसपुर जिला में निवास करने वाले तमाम आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार का झूठा लांछन लगाकर उसे कुचलने का प्रयास करेगा और हमारे आदिवासियों का अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। आज ग्रीन टूरिज्म कहलाने वाले जसपुर जिला, हरित पर्यटन स्थल कहे जाने वाले जसपुर जिला को जिला के उच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठा हुआ ब्राह्मण कलेक्टर ने कहता है कि यहाँ फैक्ट्री लगने दो, फैक्ट्री लगने से गांव का विकास होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री को संचालित करने के लिए या इस फैक्ट्री में बहाली होने के लिए किसके पास डिप्लोमा है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी के पास डिप्लोमा नहीं है तो कलेक्टर व्यास रोजगार की बात कैसे करते हैं? किसके लिए रोजगार देगा वो ब्राह्मण कलेक्टर रोहित व्यास? किसके लिए वो रोजगार देगा? आज मैं इंसाफ चाहता हूं। यहाँ पर बैठे हुए किसी के पास प्लांट में काम करने के लिए डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो रोजगार कैसे देगा? किस बेस पे नौकरी देगा? और इस जसपुर जिला को सुरक्षित रखने के लिए कई महान लोगों के द्वारा भी कहा गया है। हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के द्वारा भी कहा गया है कि जसपुर जिला में किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगना चाहिए। आज मैं जसपुर जिला के स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पिता के द्वारा कहे गए उस मर्यादित शब्द का उल्लंघन कैसे कर रहे हो? उस राज परिवार के पुत्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि अपने बाप के स्वर्गीय पिता दिलीप सिंह जूदेव जी के मर्यादित शब्द का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? मैं उस राज परिवार के पुत्रों से मैं पूछना चाहूंगा। वो लोग यहाँ जो फैक्ट्री लगना चाह रही है, ये भी विजय भूषण सिंह के का जमीन था। इसको इस क्षेत्र के संचालित करने वाले ब्राह्मण समाज के उस ब्राह्मण को दान में दिए थे और ब्राह्मण ने उसको अहिर समाज के लोगों के लिए दान में वो भी दे दिए और अहिर समाज के लोगों ने आज निकिता अग्रवाल, सुनील अग्रवाल आदि के नाम से इसको रजिस्ट्री कर दिए।
आज मैं राज परिवार के उन बच्चों को भी पूछना चाहूंगा, आपके पिता के पैतृक संपत्ति को, आपके पिता की मर्यादित शब्द को मिटाने के लिए यहाँ फैक्ट्री कैसे लगाने के लिए अनुमति दे रहे हैं? उनके बच्चों से मेरा सवाल है, ये वीडियो उनके पास पहुंचना चाहिए। आज जो हिंदुत्व के नाम से घर वापसी करने वाला प्रबल प्रताप सिंह से मैं पूछना चाहूंगा कि अपने पिता के मर्यादित शब्द का मिट्टी में मिलाने का उसका प्रेरणा कैसे, कौन दे रहा है उसे दबाव किसने दे रहा है? मैं प्रबल प्रताप सिंह से पूछना चाहूंगा कि अपने पिता के मर्यादित शब्द का उल्लंघन कैसे कर रहा है? मैं उस राज परिवार से भी मैं आज पूछना चाहूंगा कि अपने परदादा के जमीन को और उसके स्वर्गीय पिता दिलीप सिंह जूदेव के मर्यादित शब्द का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? ये जो मैंने शब्द कह रहा है, ये अटूट और सम्मानीय शब्द है, और इसका विरोध और इसका सम्मान करने वाला, इसका नेतृत्व करने वाला और ये उस मर्यादित पुरुष स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के वचन को पालन करने वाला और जसपुर जिला को सुरक्षित रखने वाला इस अनुरंजन भैया को फांसी की सजा दिलवाने के लिए उस कलेक्टर ब्राह्मण रोहित व्यास के ऊपर इतनी ज्यादा अहंकार कहां से हुई जो मुझे फांसी में चढ़ाने की कोशिश करता है? आज इस देश के निवास करने वाले तमाम जनताओं से मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर राज परिवार के एक एक जनताओं से मैं कहना चाहूंगा, विजय भूषण सिंह, हमारे स्वर्गीय पूजनीय राजा विजय भूषण सिंह के वारिसों से मैं पूछना चाहूंगा और इस जसपुर जिला को संजो के रखने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के मर्यादित शब्द का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? आज पूरे देशवासियों की इसकी सूचना और इसका प्रेरणादायक बात द्वारा मैं लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं अपने टूटी फूटी शब्दों से। मेरे ग्रामवासियों,